Today in business studies class, we are going to continue with the company organization. In previous class, I told you about the types of companies and their difference. Today, I will be explaining you the documents of the company organization. As we all know that company की जो registration होती है वो Companies Act 2013 के अकॉर्डिंग कंपल्सरी होती है. उसको अपनी रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी होता है, लेकिन वो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए उसको कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट करवाने पड़ते हैं कंपनी रजिस्ट्रार के पास. अगर वो डॉक्यूमेंट्स कंपनी रजिस्ट्रार के पास सबमिट नहीं करवाती है तो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है, इनकॉर्पोरेशन नहीं हो पाता है. तो उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होते हैं. वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? सबसे पहला डॉक्यूमेंट होता है हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसको MOA भी कहते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. सेकंड आता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. थर्ड इज प्रोस्पेक्टस एंड फोर्थ इज स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस. यानी कि अगर वो प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करती है तो उसकी जगह जो डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है उसका नाम होता है प्रोस्पेक्टस स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस. यानी कि प्रोस्पेक्टस की जगह पर एक स्टेटमेंट बनाया जाता है. तो सबसे पहले आज हम करेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? बेसिकली इट इज़ द बाउंड्री वॉल ऑफ द बिजनेस और कंपनी ऑर्गेनाइजेशन. कंपनी की बाउंड्री वॉल होती है. दैट मीन्स जो भी कंपनी की एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब इसके अंदर होती है. इसके बाहर अगर कोई भी एक्टिविटी होती है वो इलीगल मानी जाती है. तो बाउंड्री वॉल ऑफ कंपनी एक्टिविटीज, फर्स्ट मैंने यही पॉइंट लिखा है, बाउंड्री वॉल ऑफ कंपनी एक्टिविटीज. सेकंड इज राइट एंड ऑब्जेक्टिव. राइट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपनी आर डिफाइंड. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के राइट्स और ऑब्जेक्टिव, यानी कि किस पर्सन को कितना राइट है, किस शेयर होल्डर को, किस डायरेक्टर को कितना राइट है, और उनकी जो भी ऑब्जेक्टिव है, कंपनी के ऑब्जेक्टिव क्या है और पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है हर एक पर्सन के. तो मेन ऑब्जेक्टिव और अदर ऑक्सिलरी ऑब्जेक्टिव्स ये सब एक्सप्लेन किए जाते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में. इट शुड बी क्लियरली डिफाइंड. नेक्स्ट आता है एनी एक्ट आउट ऑफ दिस इज कॉल्ड अल्ट्रा वायलेंस. यानी कि अगर कोई भी काम इसके बाहर किया जाता है तो वो एक इलीगल काम माना जाता है. और जो भी पर्सन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आता है, कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व होता है, या जो भी इससे रिलेटेड पर्सन है लाइक शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स, क्रेडिटर्स, जो भी पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हर एक पर्सन को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के प्रोविजंस की नॉलेज होनी ज़रूरी है कि इसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या रूल्स लिखे गए हैं जो कि कंपनी रजिस्ट्रार के पास पहले से ही सबमिटेड है. तो हर एक पर्सन जो भी इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में है या भी जो भी रिलेशन में है कंपनी के साथ, जो भी रिलेटेड पर्सन है, उसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की नॉलेज होनी ज़रूरी है कि इसके अंदर क्या क्या और क्यों लिखा जाता है सब. तो जो भी एक्टिविटीज़ होंगी वो इसके स्फीयर के अंदर ही होंगी. बेसिकली इसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मतलब यही होता है कि कंपनी के स्फीयर के बारे में, उसकी ज्यूरिसडिक्शन के बारे में फिक्स नॉलेज होना. यानी कि उसका जो काम है, उसकी जो ज्यूरिसडिक्शन है, उसका काम का जो स्कोप है वो कहाँ तक का है. तो दैट इज कॉल्ड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. इसमें कुछ कंटेंट्स आते हैं. दैट मीन्स इसमें कौन कौन से पॉइंट्स इंक्लूडेड होने चाहिए, इसका कंटेंट क्या होना चाहिए. तो दीज आर कॉल्ड द क्लॉजेज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. इसको क्लॉजेज भी कहते हैं, कंटेंट भी कहते हैं, सब्जेक्ट मैटर भी कहते हैं. यू कैन से सब्जेक्ट मैटर ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. दैट मीन्स जो डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार के पास सबमिट करवाया जा रहा है उसके अंदर क्या क्या कंटेंट इंक्लूड होना चाहिए. सबसे पहला होता है कंपनी का नेम, नेम क्लॉज. यानी कि कंपनी कोई भी नेम रख सकती है, अपनी मर्जी से कोई भी नाम जो है वो रख कर उसको रजिस्टर्ड करवा सकती है. लेकिन उसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं. कंपनी कुछ नामों को रजिस्टर नहीं करवा सकती है. पहली रिस्ट्रिक्शन होती है मस्ट नॉट बी अनडिजायरेबल इन ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट की ओपिनियन में वो नाम अनडिजायरेबल या इलीगल नहीं होना चाहिए. कोई भी ऐसा नाम नहीं रखना जो पहले से किसी कंपनी का नाम हो, या कोई ऐसा नाम नहीं रखना है जिसके लिए किसी का पेटेंट या कॉपीराइट हो. कोई भी ऐसा नाम नहीं रखना जो किसी पहले से कंपनी है उसका डुप्लीकेट हो. दैट मीन्स इस टाइप के जो नाम जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की
ओपिनियन में अनडिजायरेबल है, वो नाम वो कंपनी नहीं रख सकती है। ये फर्स्ट पॉइंट आता है। सेकेंड आता है मस्ट नॉट बी प्रोहिबिटेड अंडर एम्बलम एंड नेम एक्ट। एक एम्बलम और नेम एक्ट है जिसके अंदर ये बताया गया है कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी कंपनी नाम रखने से पहले इस एक्ट को फॉलो करेगी। दैट मीन्स कोई भी ऐसा नाम नहीं रखा जाएगा जो किसी एम्बलम के नाम पर हो, या मान लीजिए जो कि कंट्री के नेशनल फ्लैग से रिलेटेड हो, और यूएनओ का लोगो है, या फिर किसी भी हमारे इंटरनेशनल एसोसिएशन का कोई लोगो है, तो इस टाइप का कोई भी नाम नहीं रखा जाएगा। जैसे कि हमारा जो इंडियन एम्बलम है उसको भी नहीं रखा। एम्बलम का मतलब रूल होता है, यहाँ ये रूल है कि कैसा नाम नहीं रखा जाना है, जिसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, कुछ प्रोहिबिशंस है। दैट मीन्स ऐसा नाम बिल्कुल नहीं रखना है जो कंट्री के किसी एम्बलम से रिलेटेड हो। जैसे कि आपको पता है नेशनल एम्बलम के बारे में, जिसमें कि 4 लॉयंस की एक वो बनी हुई है जो सारनाथ वाली है नेशनल एम्बलम, तो उस टाइप का भी कोई लोगो या कोई भी नाम जो है वो कंपनी नहीं रख सकती है जिसके ऊपर प्रोहिबिशन है। नेक्स्ट आता है यूज ऑफ वर्ड लिमिटेड एंड प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी को ये पहले से एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि जो हमारी कंपनी है वो लिमिटेड यानी कि पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट लिमिटेड मतलब प्राइवेट कंपनी है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी कैसी है, लिमिटेड है या अनलिमिटेड है। नेक्स्ट आता है सेकंड, फर्स्ट वाज रिलेटेड टू नेम ऑफ कंपनी, सेकंड इज सिचुएशन क्लोज। सिचुएशन क्लोज में आता है कंपनी की स्टेट के बारे में, कंपनी की ज्यूरिसडिक्शन के बारे में, उसकी नेशनैलिटी के बारे में, उसके एड्रेस के बारे में कि कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ है। मान लीजिए कंपनी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, कोई कॉरेस्पॉन्डेंस करता है, कोई चीज़ भेजता है, कोई डॉक्यूमेंट सेंड करता है, तो किस एड्रेस पर भेजे। तो कंपनी का एक फिक्स वर्किंग एरिया होना चाहिए, बाकी वो काम कहीं भी ऑल ओवर इंडिया कहीं भी कर रही हो, लेकिन उसका एक हेड ऑफिस होना चाहिए जहाँ पर उसका वो डॉक्यूमेंट भेजा जा सके। दैट मीन्स किस स्टेट में, किस सिटी में, कहाँ पर उसका हेड ऑफिस है, उसका एड्रेस प्रॉपर ज्यूरिसडिक्शन और डोमिसाइल के साथ वो सबमिट करवाया जाता है कंपनी रजिस्ट्रार के पास। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्ट क्लोज। कंपनी किस ऑब्जेक्टिव को लेकर खोली गई है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव कैसा है, उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, किस क्या अचीव करने के लिए कंपनी बनाई गई, और कोई भी ऐसा ऑब्जेक्टिव जो इस मेन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए हेल्प करेगा, वो सब अदर ऑब्जेक्टिव्स भी इसमें एक्सप्लेन होने चाहिए कि ये जो ऑब्जेक्टिव्स हमने बनाए हैं जो हमारे मेन ऑब्जेक्टिव को, हमारे मेन एम को फुलफिल करेंगे, कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट, इसमें कोई भी ऐसा ऑब्जेक्टिव हमने नहीं बनाना है, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन किसी ऐसे काम के लिए नहीं खोली जानी चाहिए जो कि इमोरल हो, इलीगल हो, या फिर पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो। जैसे पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट यू कैन से कि होर्डिंग के लिए कोई कंपनी की गई है, या मोनोपोली इस्टेब्लिश करने के लिए कि हमारा ही राज होना चाहिए पूरी मार्केट में, तो वो इलीगल होता है, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होता है। होर्डिंग मतलब कि माल को इकट्ठा करके रखना, जब मार्केट में प्राइसेस, जब माल की कमी हो जाएगी तब मार्केट में माल निकालना, और इस तरह से स्कैरसिटी हो जाती है प्रोडक्ट की, तब मार्केट में जो इन्फ्लेशन पीरियड आ जाता है, इन्फ्लेशन मतलब प्रोडक्ट के प्राइसेस एकदम से हाई हो जाते हैं, तो होर्डिंग करने के लिए कोई भी कंपनी इस्टेब्लिश नहीं की जानी चाहिए। दैट मीन्स कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है कोई इमोरल या इलीगल नहीं होना चाहिए, या कंपनी किसी ऐसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होनी चाहिए जो कि एक एनिमी कंट्री है हमारी, किसी भी ऐसी कंट्री के साथ भी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी कंपनी। जैसे इसमें मैंने सिचुएशन क्लोज में बताया था, कंपनी कहीं इंटरनेशनल लेवल पर भी काम कर सकती है, या कोई बाहर से आकर इंटरनेशनल कंपनी है वो इस्टेब्लिश हो सकती है, तो वहाँ पर नेशनैलिटी फिक्स करनी भी ज़रूरी है कि वो कंपनी इंडिया में बनी हुई कंपनी है या कोई बाहर से आकर यहाँ इस्टेब्लिश हुई है, तो इसके लिए सिचुएशन क्लोज बनाएंगे। नेक्स्ट आता है फोर्थ पॉइंट, लायबिलिटी क्लोज। कंपनी में जो मेंबर्स या शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी 2 तरह की होती है। एक तो होती है लायबिलिटी ऑफ शेयर्स, यानी कि लिमिटेड टू शेयर्स,
होती है गारंटी गारंटेड, यानी कि लाइबिलिटी जो होती है उनकी गारंटेड लाइबिलिटी होती है, कि आपको इतना गारंटी किया जाता है कि इतना प्रॉफिट या इतना डिविडेंड तो दिया ही जाएगा। यानी कि जो कंपनी है दैट इज लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी, दो तरह की होती है इनकी जो लाइबिलिटी होती है। लिमिटेड बाय शेयर्स है लाइबिलिटी, लिमिटेड बाय शेयर्स है लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी। तो लिमिटेड लाइबिलिटी, अगर किसी कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड है तो वो लिमिटेड किस टाइप से, शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है। फर्स्ट आता है लिमिटेड बाय शेयर्स, यानी कि जितने उस शेयर होल्डर के पास शेयर्स है उस शेयर के फेस वैल्यू के अमाउंट तक वो लिमिटेड होती है। सपोज एक शेयर होल्डर है ए शेयर होल्डर है, उसके पास उस कंपनी के 100 शेयर्स है ऑफ ₹100 ईच, या 1000 शेयर्स हैं ऑफ ₹100 ईच। तो वो किसी भी सिचुएशन में कंपनी उस पर्सन से पर शेयर ₹100 से ज़्यादा नहीं मंगवा सकती, बिकॉज कंपनी इज लिमिटेड बाय शेयर्स। कंपनी शेयर वैल्यू तक लिमिटेड गारंटी लिमिटेड लाइबिलिटी वाली है। लिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी शेयर्स की फेस वैल्यू से ज़्यादा किसी भी शेयर होल्डर से इन केस ऑफ लॉस नहीं मंगवा सकती है। जैसे कि मान लीजिए इस पर्सन ने जो एप्लीकेशन मनी है वो 50 रुपीज़ दे दी, सेकेंड अलॉटमेंट के टाइम भी 30 रुपीज़ दे दिए। अब जो कॉल की जाएगी लास्ट में वो 20 रुपीज़ की जाएगी, इससे ज़्यादा वो कंपनी उससे पैसा नहीं मंगवा सकती पर शेयर। दैट मीन्स इन केस ऑफ business expansion or expanding the business of company can ask for 1000 multiply 20,000 रुपीज फ्रॉम दिस शेयर होल्डर। यानी कि एक पर्सन से जो पेंडिंग अमाउंट है 20,000 रुपये वही मंगवा सकती है, बिकॉज कंपनी इज लिमिटेड बाय शेयर्स। शेयर्स से लिमिटेड है, इसकी जो लाइबिलिटी है शेयर्स के फेस वैल्यू तक लिमिटेड है। अगर वो कंपनी गारंटी से लिमिटेड है, लिमिटेड बाय गारंटी है, तो जितना अमाउंट गारंटी दिया, सपोज इस पर्सन ने ये गारंटी दिया है ए ने कि मेरी शेयर की फेस वैल्यू तो मैं पे करूंगा ही करूंगा, इसके अलावा जितना लॉस होगा उसका 10% या 5% मैं और पे करूंगा, दैट इज कॉल्ड लिमिटेड बाय गारंटी। तो उस पार्टनर की, उस शेयर होल्डर की वो गारंटी होती है कि वो इतनी अमाउंट पे करेगा ही करेगा। गारंटेड अमाउंट तो देगा ही देगा, लेकिन कंपनी उससे वो उसकी शेयर की फेस वैल्यू भी अगर ज़रूरत पड़े तो मंगवा सकती है। पहले गारंटी वाला पार्ट मंगवाया जाएगा, उसके बाद अगर कम रहता है तो उससे उसकी शेयर की फेस वैल्यू की पेंडिंग अमाउंट भी मंगवा ली जाएगी। तो दिस वॉज लिमिटेड लाइबिलिटी। लाइबिलिटी जो होती है वो कैसे लिमिटेड है, मतलब गारंटी से या फिर शेयर की फेस वैल्यू, दो तरह से लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। नेक्स्ट है कैपिटल क्लोज। कैपिटल क्लोज में इस कंटेंट के अंदर कंपनी की जो कैपिटल है वो फिक्स होती है। कंपनी पहले से ही फिक्स कर लेती है कि अपनी लाइफ टाइम में मैं अपनी कितनी कैपिटल लगा सकती हूँ, कितने कैपिटल उसमें बिजनेस में लगाई जा सकती है। सपोज एक कंपनी ने अपनी जो कैपिटल ऑथोराइज्ड कैपिटल की है 10 करोड़ है, ऑथोराइज्ड कैपिटल, ऑथोराइज्ड और यू कैन से रजिस्टर्ड। एक कंपनी 10 करोड़ की कैपिटल से रजिस्टर्ड की गई है, चाहे उसने स्टार्टिंग में 10 करोड़ की बजाय 1 करोड़ रुपया लगाया, लेकिन उस कंपनी की लाइफ टाइम में वो 10 करोड़ से ज़्यादा की अमाउंट उस बिजनेस में नहीं लगा सकती, ना ही उससे ज़्यादा के शेयर वो इशू कर सकती है। दैट मीन्स ये फिक्स हो जाता है अगर आपने ऑथोराइज्ड कैपिटल इतनी लिख दी है, इससे ज़्यादा। तभी ये इसमें क्लॉज डाला गया है कि कंपनी की जो मैक्सिमम कैपिटल है वो आप कितनी रखना चाहते हैं, तो आपको ये पहले से एक्सप्लेन करके देना पड़ेगा
तो जो भी इसकी ऑथराइज्ड कैपिटल है, सब्सक्राइब कितनी हुई वो अलग बात है। सब्सक्राइब का मतलब है कितने इशू किए शेयर, कितनी सब्सक्राइब हुए, सब्सक्रिप्शन कितने के लिए आया, कितने के लिए एप्लीकेशन आई, कितने आपने शेयर इशू किए, कितनी अमाउंट तब रिसीव हुई। लेकिन लाइफ टाइम 10 करोड़ से ऊपर वो शेयर्स इशू नहीं कर सकती है। दैट इज कॉल्ड ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो ये कैपिटल क्लॉज में आता है। नेक्स्ट आता है आपका एसोसिएशन एंड सब्सक्रिप्शन। जब ये पूरी क्लॉज के अंदर रूल्स लिखे जा चुके हैं तो लास्ट में कुछ शेयर होल्डर्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर साइन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ विटनेस। विटनेस की प्रेजेंस में वो साइन करते हैं। फिर उस एसोसिएशन इस क्लॉज के अंदर उस पर्सन का नाम, उसका ऑब्जेक्टिव, उसका बिजनेस एक्टिविटी जो करने वाला है वो, और उस पर्सन के पास कितने शेयर्स हैं, उसका हाउस का एड्रेस कि वो कहाँ पर रहता है, उससे रिलेटेड पूरी डिटेल्स, यानी कि कंपनी के कितने शेयर्स लिए हैं वो भी, वो सब इस डिटेल में लिखा जाना चाहिए। फिर उस पर वो पर्सन साइन करेंगे, शेयर होल्डर्स जो होंगे, और साथ में उसका एक या दो विटनेस होंगे जो गवाह होंगे उनके, वो भी साथ में साइन करेंगे कि हमारी प्रेजेंस में इन पर्सन ने ये रूल्स बनाकर और इस पे सिग्नेचर किए हैं। और जो पर्सन इस एसोसिएशन में होंगे उनके पास कम से कम उस कंपनी का एक शेयर तो होना जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके पास कोई शेयर नहीं है फिर भी वो सिग्नेचर कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम एक शेयर होना उसके पास जरूरी है। दैट इज कॉल्ड एसोसिएशन एंड सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन मतलब सब्सक्राइब हो गए शेयर, कि मेरे पास भी एक शेयर है उस कंपनी में, एक नहीं ज़्यादा होते हैं ऑलमोस्ट, लेकिन कम से कम एक शेयर होना जरूरी है उसके पास। सो दीज आर द मीनिंग एंड कंटेंट, सब्जेक्ट मैटर, और यू कैन से द रूल्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और द कंटेंट ऑफ एसोसिएशन. So these are the different clauses which are necessary to write in this, and this document will be submitted at the time of registration to registrar of company. कंपनी रजिस्ट्रार को ये सबमिट करवाना ज़रूरी है, और इसके लिए भी एक टाइम फिक्स होता है। इन कॉर्पोरेशन के 30 दिन, या इन कॉर्पोरेशन या तो कंपनी के जैसे कि फॉर्मेशन से पहले, कंपनी फॉर्मेशन से पहले उसके रजिस्ट्रार के पास 30 डेज के अंदर, या फिर उसके इन कॉर्पोरेशन के 30 डेज, ये दोनों में से जो पहले डेट आती है। मान लीजिए उसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, अभी तक उसने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सबमिट नहीं करवाया है, तो रजिस्ट्रेशन के 30 डेज या रजिस्ट्रेशन उसके लिए 30 डेज फिक्स है। अगर रजिस्ट्रेशन पहले हो जाता है तो उस 30 डेज के अंदर उसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रजिस्ट्रार के पास सबमिट करवाना जरूरी है। अगर नहीं करवाती है तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। तो कंपनी रजिस्टर्ड तभी मानी जाएगी जब वो इस डॉक्यूमेंट को सबमिट करवाएगी। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी इसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और प्रोस्पेक्टस के बारे में। थैंक यू।